द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा जितना पुराना है उतना मिस्टीरियस भी। लेकिन इजिप्टोलॉजिस्ट को जब गीजा पिरामिड से 120 मील दूर रेड सी के किनारे, जिसे वादी अल जर्फ कहा जाता है, वहाँ के 4500 साल पुराने गुफा से पिरामिड के लेबर की डायरी मिली तो पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि इस डायरी ने पिरामिड के कई बड़े मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया। पर इजिप्टोलॉजिस्ट यहाँ तक पहुँचे कैसे और क्या लिखा था इस डायरी में, जानेंगे। $4,500-year-old डायरी दैट रिवील पिरामिड सीक्रेट। दुनिया के 7 अजूबे में सबसे पुराना अजूबा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा इजिप्ट के शहर कैरियो में, और इस अजूबे के अजूबा बनने की मिस्ट्री भी यहीं रेतों में दबी है। वैसे तो इजिप्ट में अब तक 118 पिरामिड खोजे जा चुके हैं, लेकिन द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा अब तक खोजे गए सभी पिरामिड में दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को खुफूस पिरामिड भी कहा जाता है, क्योंकि इसे किंग कुफू ने अपने शासन काल में बनवाया था। इस पिरामिड की ऊंचाई 481 फीट है और खुफूस पिरामिड के ठीक बगल में कुफू के बेटे किंग काफ्रे का पिरामिड है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पिरामिड है। इसकी ऊंचाई 448 फीट है। इन पिरामिड को बनाने में लगभग 25 लाख पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। पिरामिड में लगे पत्थर का वजन 2500 किलोग्राम से 15,000 किलोग्राम तक का है। जब भारत में बनने वाले आज के बुलडोजर ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 किलोग्राम तक का ही वजन उठा पाते हैं, तो आखिर आज से लगभग 4500 साल पहले इन भारी भरकम पत्थर को खदानों से लेकर 481 फीट की ऊंचाई तक कैसे लेके जाया गया होगा। इन सारे सवालों के जवाब देखने को मिलेंगे लाइव, पर शुरुआत पिरामिड से रेत के हटने से। ये सभी पिरामिड गीजा के विशाल पठार पर बनाए गए हैं, जो जगह 4500 साल पहले विशाल कब्रिस्तान हुआ करता था, क्योंकि पिरामिड को राजा के कब्र के लिए ही बनाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे लोग इस जगह को भूलते चले गए और सदियों तक ये जगह रेत में दबी रही। 18वीं शताब्दी के अंत में जब नेपोलियन और उसकी सेना इजिप्ट पर कब्जा करने आई थी, उस वक्त पिरामिड का निचला हिस्सा रेत में दबे रहने के कारण दिखाई नहीं देता था और ये स्फिंक्स का आधा हिस्सा रेत में धंसा हुआ था, जिसके बाद अगले 150 सालों तक यहाँ से रेत हटाने का काम चलता रहा। और 1980 में जब रेत के कब्जे से इस जगह को छुड़ा लिया गया, तब इजिप्टोलॉजिस्ट जाही वास और मार्क लेनर्ड ने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की। किंग काफ्रे के पिरामिड के थोड़ी ही दूर पर इजिप्टोलॉजिस्ट को उन वर्करों का गांव और कब्रिस्तान मिला जिसने किंग काफ्रे का पिरामिड बनाया था। कब्रिस्तान से उन वर्करों का कंकाल भी मिला, जिस पर रिसर्च करने पर पता चला कि ये वर्कर गुलाम नहीं थे जैसा कि यूनानियों का मानना था, बल्कि ये स्किल्ड वर्कर थे जिसे अच्छा खाना खिलाया जाता था और इसे मेडिकल ट्रीटमेंट भी दी जाती थी। इन वर्करों को अपने किंग का पिरामिड बनाने के बदले इनाम के तौर पर मरने के बाद किंग के पिरामिड के बगल में दफनाया गया था। इस डिस्कवरी के बाद अगले 30 सालों तक पिरामिड के आसपास सर्च अभियान चलता रहा, लेकिन यहाँ से ना कोई पापायरस यानी एशियन इजिप्टियन का रिटर्न डॉक्यूमेंट मिला और ना कोई सबूत मिला कि आखिर कैसे पिरामिड को बनाया गया था, क्योंकि ये जगह सालों तक लुटेरों का अड्डा बना रहा और यहाँ की सारी चीजें लुटेरों ने लूट लिया था और जो कुछ बच गया उसे वक्त की तबाही ने नष्ट कर दिया था। बस एक छोटी सी ये कुफू की मूर्ति मिली जो अभी कैरियो म्यूजियम में रखी है। इस कारण इजिप्टोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट ने पिरामिड के आसपास के जगह को छोड़कर पिरामिड से 120 मील दूर वादी अल जर्फ में सर्च अभियान शुरू करने का फैसला किया। फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट पियर टेले और उसकी टीम ने वादी अल जर्फ में अपना कैंप लगाया और उस कैंप के थोड़ी ही दूर पर 4500 साल पुरानी बहुत सारी गैलरीज थी। पियर टेले और उसकी टीम ने यहीं से अपना सर्च अभियान शुरू किया। शुरू में इजिप्टोलॉजिस्ट को ये समझ नहीं आ रहा था
कि आखिर 4500 साल पहले इतनी सारी गैलरीज को यहाँ क्यों बनाया गया था और इसे किसने बनाया। लेकिन जब गैलरी को अच्छे से सर्च किया गया तो पता चला कि इन गैलरी का इस्तेमाल नाव रखने के लिए किया जाता था। गैलरीज में सर्च के वक्त पियर टैले को कई जगह किंग कुफू के नाम लिखे मिले, जैसे इस पत्थर पर लिखा हुआ है मेरे गॉड कुफू मेरी रक्षा करे, जिससे ये पता चलता है कि इन गैलरीज को कुफू के शासनकाल में बनाया गया होगा। पर पियर टैले को इन गैलरीज में सिर्फ छोटे छोटे नाव के टुकड़े ही मिले, कोई नाव नहीं मिले। पर पियर टैले को एक ऐसी चीज मिली जिसकी उम्मीद पियर टैले को भी नहीं थी, जो 21वीं सदी की सबसे बड़ी खोज साबित हुई। पियर टैले और उसकी टीम को पत्थरों के बीच हजारों टुकड़ों में पपायरस मिला। पपायरस कागज के समान होता है, जिसे पपायरस के पौधे के तने से बनाया जाता था। एशियन इजिप्शियन इसी का इस्तेमाल लिखने के लिए करते थे। पियर टैले को मिली पपायरस इजिप्ट की सबसे पुरानी पपायरस साबित हुई। इस पपायरस में क्या लिखा था इसे समझने के लिए सबसे पहले जरूरी था कि इन सारे टुकड़े को जोड़कर इसे डिकोड किया जाए। पर इस पपायरस को पूरी तरह डिकोड करने में 6 साल लग गए और जब यह डिकोड हुआ तो पिरामिड के कई मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया। यह पपायरस एक मेरर नाम के सुपरवाइजर का था, जिसके अंडर 40 नाविकों की टीम काम करती थी और ये सभी किंग कुफू के लिए काम करते थे। मेरर इस पपायरस डायरी में अपने काम का लेखा जोखा लिखता था कि उसने आज क्या क्या काम किया। मेरर की डायरी से पता चलता है कि मेरर और उनकी 40 नाविकों की टीम तूरा, जो कि प्राचीन समय में लाइमस्टोन का बहुत बड़ा खदान था, वहां से लाइमस्टोन के पत्थर को नाव पर लाद कर गीजा पिरामिड तक लेके जाता था। तूरा से गीजा तक जाने में उन्हें 2 से 3 दिन लग जाते थे, जिसकी दूरी 18 किलोमीटर है और वह एक बार में लगभग 30 पत्थर को नाव पर लेके जाते थे। इस डिस्कवरी से ये पता चलता है कि एशियन इजिप्शियन खदानों से काटे गए भारी भरकम पत्थर को पिरामिड साइट तक आसानी से लेके जाने के लिए कृत्रिम नहर का इस्तेमाल करते थे, जिसे नील नदी में आए बाढ़ के पानी से मोड़कर बनाया गया होगा। मेरर और उसकी 40 नाविकों की टीम टूरा से पत्थर को नाव पर लादकर नहर के जरिए पिरामिड साइट तक पत्थर को पहुंचाती थी, जिसके बाद उन पत्थरों को रैम के जरिए पिरामिड के ऊपर तक पहुंचा दिया जाता होगा। लेकिन 4500 साल पहले 481 फीट की ऊंचाई तक पत्थर पहुंचाने के लिए किस तरह के रैम का इस्तेमाल किया गया होगा, इस बात को लेकर इजिप्टोलॉजिस्ट और रिसर्चर के बीच बहुत मतभेद है और इन लोगों ने अपने अलग अलग रैम्प मॉडल दिए, जिसमें पहला है ये सिंगल रैम्प, दूसरा है ये सेवरल रैम्प और तीसरा है वॉप अराउंड रैम्प और चौथा है इंटरनल रैम्प। पर अभी तक किसी भी इजिप्टोलॉजिस्ट या रिसर्चर ने ये प्रूव नहीं कर पाया कि उसने जो रैम्प मॉडल दिया है वह सही है और वही रैम्प मॉडल का 4500 साल पहले पिरामिड बनाने के लिए यूज होता था। लेकिन हमारे पास सबूत है जो आपको देखने को मिलेंगे आगे। पर पियर टैले अभी भी कुछ सोच रहे थे। मेरर की डायरी से इतना राज जानने के बाद भी पियर टैले को एक बात खटक रही थी कि आखिर मेरर की डायरी वादी अल जर्फ में ही क्यों मिली और मेरर और उसके 40 नाविकों की टीम यहाँ क्या कर रही थी। इस सवाल का जवाब तलाशने में पियर टैले को कई साल लग गए, पर उससे जवाब मिल गया। इस गैलरी के कुछ ही किलोमीटर दूर रेड सी के किनारे पर पियर टैले को टूटा फूटा सी पोर्ट का स्ट्रक्चर मिला, जो काफी बड़ा सी पोर्ट लग रहा था, जहां आराम से 100 लोग रहकर काम कर सकते थे। इसके बाद पियर टैले ने पोर्ट के आसपास सर्च अभियान शुरू किया, जिसके बाद पियर टैले को समुद्र के अंदर से 100 बोट एंकर मिले। ये बोट एंकर पत्थर के थे, जिसके बीच में छेद था, जिसका मतलब था कि पत्थर के छेद से रस्सी को बांधकर उस रस्सी को नाव में बांधा जाता होगा ताकि यहाँ नाव ठहर सके। इजिप्टोलॉजिस्ट का मानना है कि असल में ये जगह 4500 साल पहले एशियन इजिप्शियन का सी पोर्ट हुआ करता था, पर एशियन इजिप्शियन इस सी पोर्ट से उस पार कहाँ जाते थे, इसका जवाब इजिप्टोलॉजिस्ट के पास पहले से था।
असल में 4500 साल पहले लोहा नहीं हुआ करता था। इस कारण एशियन इजिप्शियन पिरामिड के पत्थर को काटने के लिए कॉपर के औजार का इस्तेमाल करते थे और वह कॉपर वादी अल जर्फ के उस पार सिनाई पेनिसुला के खदानों से आता था। अब सारी कड़ी को मिलाने पर यह बात पता चलती है कि जब भी औजार के लिए कॉपर की जरूरत पड़ती थी तो मेरर और उसकी टीम सिनाई पेनिसुला नाव से जाते थे और वहां से कॉपर को लेकर वापस वह पोर्ट पर रुकते थे और अपने नाव को डिसमेंटल करके वादी अल जर्फ के इन गैलरीज में छुपा देते थे ताकि कोई नाव चुरा न ले। इसके बाद वह उन कॉपर को डोंकी पे लाद कर नाइल रिवर तक ले जाते थे और वहां से फिर कॉपर को नाव के जरिए पिरामिड साइट तक पहुंचा देते थे। इन सारी मिस्ट्री को जानने के बाद पियर टेले अब ये समझना चाहते थे कि आखिर इन भारी भरकम पत्थर जिससे गैलरीज को बंद किया गया था उसे कैसे काटा गया होगा और कैसे यहाँ लाया गया होगा, जिससे पियर टेले ये भी समझ पाते कि पिरामिड के पत्थर को कैसे काटा गया था। ये जानने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने खुद कॉपर के औजार से एक्सपेरिमेंट शुरू किया। सबसे पहले बड़े से चट्टान पर पत्थर साइज माप कर लाइन ड्रॉ किया गया। उसके बाद कॉपर की छेनी से पत्थर को काटना शुरू किया गया, लेकिन कॉपर की छेनी से पत्थर को काटने में बहुत मुश्किल हो रही थी। तभी आर्कियोलॉजिस्ट के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने देखा कि पत्थर में बहुत मात्रा में नमक है और सभी जानते हैं कि नमक पानी में घुलनशील होता है, इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट ने पत्थर पर पानी डालकर पत्थर को काटना शुरू किया, जिससे पत्थर थोड़ा सॉफ्ट हो गया, जिससे पत्थर पहले के मुकाबले 5 गुना ज्यादा तेजी से कटने लगा। आर्कियोलॉजिस्ट की 5 लोगों की टीम को एक ब्लॉक काटने में 8 दिन लग गए, पर इतनी मेहनत के बाद भी आर्कियोलॉजिस्ट फ्रैंक बहुत खुश है क्योंकि उसने एक ऐसी डिस्कवरी की जिसका कोई एशियन डॉक्यूमेंट में जिक्र तक नहीं है। पर फ्रैंक का 100% मानना है कि पिरामिड के 25 लाख पत्थर को काटने में पानी का इस्तेमाल किया ही किया होगा और एशियन इजिप्शियन को इन ब्लॉक को काटने में 4 से 5 दिन लगे होंगे क्योंकि उन लोगों के पास पत्थर काटने का बहुत एक्सपीरियंस था। पर एक सवाल अभी भी बचा हुआ था और वो था पिरामिड के ऊपर तक पत्थर को किस रैम के जरिए लेके जाया गया होगा, और इसका जवाब ढूंढने निकली ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट की 100 वर्करों की टीम जगह गीजा पिरामिड से 120 मील दूर हैटनूब में, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को मालूम था कि 58 टन के फिरौन के स्टैचू को बनाने में यहीं के पत्थर का इस्तेमाल हुआ था। इन खास पत्थर को इजिप्शियन अल्बास्टर कहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट की टीम यहाँ से पता लगाने ये आई थी कि आखिर जमीन के इतने नीचे से इन खदानों से भारी भरकम पत्थर को बाहर कैसे निकाला जाता होगा। आर्कियोलॉजिस्ट ने अपना सर्च अभियान शुरू किया। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ भी कई जगह पर किंग खुफू के नाम लिखे मिले, पर ये जगह 2000 सालों से वीरान होने के कारण यहाँ बहुत मलबा और रेत जमा हो गया, जिसे हटाने में वर्करों को कई महीने लग गए। और जब मलबा और रेत हटा तो दोनों तरफ सीढ़ियाँ और बीच में रैंप नजर आने लगा। सीढ़ी को और अच्छे से साफ किया गया तो वहाँ कई गड्ढे भी नजर आने लगे, पर आखिर दोनों साइड सीढ़ी बीच में रैंप, ऐसा स्ट्रक्चर एशियन इजिप्शियन ने क्यों बनाया होगा। एक्सपर्ट का मानना है कि ये सारी व्यवस्था खदानों से निकलने वाले भारी भरकम पत्थर को बाहर लेके जाने के लिए बनाया गया था। ये सारा सिस्टम को समझे तो सबसे पहले खदानों से काटे गए पत्थर के नीचे चौड़े लकड़ी को रखा जाता होगा ताकि पत्थर को खींचने में आसानी हो। उसके बाद पत्थर को रस्सी से बांधकर सीढ़ी पर जो गड्ढे मिले थे, आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि उसमें लकड़ी के तने डाले जाते थे, जिससे होकर पत्थर में बांधे गए रस्सी को घुमाकर खींचा जाता था। पत्थर के घर्षण को कम करने के लिए रेती का इस्तेमाल किया जाता होगा। इन सारी डिस्कवरी से आर्कियोलॉजिस्ट ये समझ चुके थे कि किस तरह इन खदानों से पत्थर को बाहर निकाला जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट का ये मानना है कि हैटनूब के खदानों से पत्थर निकालने के लिए जिस तरह का रैंप का इस्तेमाल किया जाता था
बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पिरामिड के 481 फीट के ऊंचाई तक पत्थर को ले जाने के लिए इसी तरह के रैंप का इस्तेमाल किया जाता होगा। ये सारी डिस्कवरी हमें ये बताती है कि पिरामिड को किसी एलियन ने नहीं बनाया, बल्कि मेरर जैसे कई स्किल्ड वर्कर की सालों की मेहनत से बना है पिरामिड। भले ही आर्कियोलॉजिस्ट ने पिरामिड के कई मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया हो, लेकिन अभी भी पिरामिड में कई राज दफन है। पर उम्मीद है आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर एक दिन बाकी मिस्ट्री को भी सॉल्व कर देंगे। और उम्मीद ये भी है कि आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।